इस वीडियो में हम लोग करेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके सिम्टम्स और उनकी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइटी के साथ। एंजाइटी जो होता है एक वेग सा डिफ्यूज सी फीलिंग होती है फियर की और एप्रीहेंशन की। कोई पर्सन जब एंक्शस होता है तो उनके अंदर एक अजीब सा डर होता है और एप्रीहेंशन की फीलिंग होती है। सिम्टम्स में यहाँ आ जाते हैं रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड दी ट्रेमर्स। ट्रीटमेंट जो इनकी पॉसिबल ट्रीटमेंट रहती है वो रहती है बिहेवियर थेरेपी से ट्रीट हो सकता है। रिलैक्सेशन प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, योगा एंड दी मेडिटेशन। उसके बाद एंजाइटी में ही हमारे सब टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है जीएडी। जीएडी रेफर करता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को। ये जो होता है ये एक बहुत अजीब सी एप्रीहेंसिव फीलिंग होती है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि जहाँ पर पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरिड होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जीएडी के अंदर जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो जाता है। हाइपर विजिलेंट का मतलब हुआ कि वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, चेक करता रहता है कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। इसी के साथ साथ इसके अंदर मोटे टेंशन भी होती है। मोटे टेंशन एज इन जहाँ पर वो रिलैक्स्ड फील नहीं करता, अपनी बॉडी में रिलैक्स्ड फील नहीं करता। बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा शेकी होती है, हिलती रहती है, रेस्टलेस होता है एंड टेंस होती है। मसल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील होते हैं। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स यहाँ पर रहती है बिहेवियर थेरेपी एंड दी माइंडफुलनेस। सेकेंड इसी में आ जाता है पैनिक। पैनिक एक तरीके से एंजाइटी अटैक्स आते हैं पर्सन को। यहाँ पर क्या है, सडनली पर्सन को एंजाइटी अटैक आ सकते हैं। ऑफन इसको मिस्टेक कर देते हैं हार्ट अटैक से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट में हैवीनेस है, उसके चेस्ट में पेन है। इस रीज़न की वजह से इसको कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग हार्ट अटैक से। यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डिजीनेस होता है, ट्रेम्बलिंग होती है, पैल्पिटेशन, चॉकिंग, नोजिया, चेस्ट पेन। इन तीन रीजंस की वजह से मेनली लगता है कि ये हार्ट अटैक है। चेस्ट पेन, नोजिया एंड चॉकिंग। फियर ऑफ गोइंग क्रेजी और लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हार्ट अटैक से ऑफन रिलेट कर देते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द पैनिक डिसऑर्डर। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स रहती है यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी एंड दी रिलैक्सेशन। उसके बाद आता है फोबिया। फोबिया रेफर करता है एक हमारा इर्रेशनल फियर जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड हो जाता है या फिर स्पेसिफिक इन नेचर भी रहता है। स्पेसिफिक इन नेचर रहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के साथ अटैच्ड है, या फिर सोशल फोबिया है या एगोराफोबिया है जहाँ पर पर्सन नई जगहों में एंटर करने से डरता है। सोशल फोबिया को हम लोग सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। तो फोबिया रेफर करता है इर्रेशनल फियर को। सिम्टम्स इसके रहते हैं चोकिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन एंड दी ट्रेम्बलिंग। ये जो होते हैं ये या तो किसी सिचुएशन के साथ अटैच हो जाते हैं कि हमें जैसे ही उस सिचुएशन की, उस इवेंट की, उस पर्सन की अगर थॉट भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट हो। इवन द मियर थॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इवेंट, पर्सन कैन ट्रिगर दीज सिम्टम्स। तो सिर्फ और सिर्फ थॉट भी हमारे सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है। ट्रीटमेंट जो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से क्वेश्चन आता है ऑफन, फोबिया हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ने जो दी थी वॉल्फ ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेपरेशन एंजाइटी और दी सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेपरेशन एंजाइटी को हम लोग जनरली बच्चों में देखते हैं। ये बच्चे जो हैं ऑफन अगर हम इनको इनके पेरेंट्स से दूर करें या फिर कोई भी अटैचमेंट फिगर है इनके, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नर्सरी से जब अपनी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उनको कभी कभी अपने टीचर से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और वो टीचर से भी ईजिली सेपरेट नहीं हो पाते। तो सिम्टम्स यहाँ पर होता है फियरफुल एज इन कि ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से ये इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं खुद को जैसे कि कमरे में बंद कर लिया, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, सीन भी क्रिएट कर देते हैं, एट टाइम्स सुसाइडल जेस्चर्स हो जाते हैं इनके, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये सारे क्या है, इनके सिम्टम्स हैं जो अल्टीमेटली क्या है, फियरफुल। तो जो भी डर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर हमें शो होता है बिहेवियर में। सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी यही होता है कि कुछ सेलेक्टेड जगहों के ऊपर बच्चा जो है चुप रहता है, वो बोल नहीं पाता। ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर अगेन बिहेवियर थेरेपी एंड दी टोकन इकोनॉमी से ये ठीक हो सकता है।
उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ जाता है यहीं पर। सब्सटेंस अब्यूज़ में या फिर जो सब्सटेंस की वजह से कभी कभी क्या होती है, जो एंजाइटी होती है, मेडिसिन की वजह से जो एंजाइटी होती है, वहाँ पर भी हमें एंजाइटी कॉज होती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिसिन ले रहे हैं या फिर एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम किया है तो उसकी वजह से भी एंजाइटी कॉज हो सकती है। उसके बाद आता है ओसीडी, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ ओसीडी। ओसीडी रेफर करता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पर जो है हमारी दो चीज़ें रहती हैं। ओ से हमारा आ जाता है ऑब्सेशन और सी से हमारा आ जाता है कंपल्शन। ऑब्सेशन जो है वो हमारे थॉट्स में होता है, ऑब्सेशन जो है वो थॉट्स में होता है, ये हमारा कॉग्निटिव पार्ट है। जो ऑब्सेशंस है वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट होता है और इन थॉट्स के ऊपर काम करने को हम लोग कहते हैं कंपल्शन, जो हमारा कहलाता है बिहेवियर। तो जो ऑब्सेशंस है वो हमारा कॉग्निटिव पार्ट है और कंपल्शन होता है अपनी थॉट्स के ऊपर काम करना। तो जो ओसीडी से सफ़र करते हैं वो सोचना बंद नहीं कर पाते अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और दी आइडिया, और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही अपने बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं और बार बार करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाता है बार बार काउंट करना, ऑर्डर करना, ऑर्डर एज इन की सीक्वेंस में डालना, हर चीज़ को चेक करना, टच करना एंड वॉशिंग। ये जो ट्रीटमेंट है इसके लिए वो मेनली रहती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और साथ में ही योगा भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा आ जाता है पीटीएसडी। पीटीएसडी जो है ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद जो पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लंबे टाइम तक, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या है, अगर पर्सन के साथ कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट अकर हुआ है तो उसकी वजह से उसको लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है, और ये जो लंबे टाइम तक स्ट्रेस है ये अलग अलग सिम्टम्स में शो होता है, जैसे कि रिकरेंट ड्रीम्स, सेम पैटर्न के ड्रीम्स बार बार आते हैं। कि जैसे कि अगर किसी का कार एक्सीडेंट हुआ है तो उसको बार बार वो कार एक्सीडेंट से रिलेटेड सपने आते हैं। फ्लैशबैक्स आते हैं, बैठे बैठे उसे पुरानी बातें याद आती हैं। इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है, सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। एंड इमोशनल नंबिंग। इमोशनल नंबिंग का मतलब होता है कि ये जो पर्सन है ये इमोशंस को फील करना ख़त्म हो जाता है, ये इमोशंस को फील नहीं कर पाता। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो रहती है सीबीटी से एंड सुदर्शन क्रिया योगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर है सोमैटिक सिम्टम्स। सोमैटिक जो होता है वो कंसर्न होता है हमारी बॉडी के साथ। तो ये वो डिसऑर्डर हैं जो हमारी बॉडी से कंसर्न होते हैं, जहाँ पर हमारे बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स पर्सन को फील होते हैं। यहाँ पर परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स फील होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन के साथ कंसर्न्ड हो। ये कंटिन्यूस वरी होती है हेल्थ को लेकर और इनकी फ्रीक्वेंट विजिट रहती है डॉक्टर्स को। ये लोग डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं जब तक इनको ये नहीं लगता कि सेटिस्फेक्शन इनको मिल रही है। ये टाइम एंड अगेन डॉक्टर चेंज करते हैं और इसकी वजह से क्या है, इनकी जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रीटमेंट ये क्योर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द सीबीटी एंड द माइंडफुलनेस। उसके बाद सेकंड जो इसमें आता है वो है इलनेस एंजाइटी। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत सीरियस डिसीज डेवलप करने वाले हैं। तो सोमैटिक और इलनेस में ये डिफरेंस है। सोमैटिक में इनको लगता है कि इनको ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी में कोई दिक्कत है, और इलनेस एंजाइटी में इनको लगता है कि इनको फ्यूचर में कोई बहुत सीरियस इलनेस होने वाली है। ये लोग एंशियस होते हैं अपनी खुद की हेल्थ के लिए। ये लोग बार बार अपने मेडिकल चेकअप्स कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। अगर ये लोग डॉक्टर्स अगर इनको कोई कमी नहीं बता पाते तो ये लोग अपने डॉक्टर्स को भी ऑफन चेंज करते रहते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पर अगेन सेम रहती है, सीबीटी एंड दी माइंडफुलनेस। ये लोग ओवरली कंसर्न्ड होते हैं अनडायग्नोस्ड डिसीज के साथ, और जब इनके नेगेटिव डायग्नोसिस आते हैं तब ये डॉक्टर के साथ डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं। ये ईजिली अलार्म्ड हो जाते हैं इलनेस को लेकर, या फिर किसी और की इलनेस इन्होंने अगर सुनी है। जैसे कि अगर कोविड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या था कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा था कि उनको कोविड हो जाएगा और वो लंबे टाइम तक किसी के कांटेक्ट में नहीं आते थे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी पता चला था कि एक दिल्ली में ऐसा केस हुआ था, जो एक मदर और सन
अपने घर से ही बाहर नहीं निकले थे मार्च 2020 से, इस डर की वजह से कि उनको बीमारी हो सकती है। तो ये इतना सिवियर फॉर्म भी ले सकता है और ये लोग डॉक्टर की एश्योरेंस को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये कभी कभी यहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इलनेस एंजाइटी। यहाँ का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमारा मेनली रहता है कि अनडायग्नोस्ड डिसीज़ को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है इस कैटेगरी में वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन जनरली होता है कि जहाँ पर पर्सन को लगता है कि वो अपनी किसी बॉडी पार्ट की एबिलिटी लूज कर चुके हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने हाथ मूव नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। तो ये क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी एबिलिटी को लूज कर चुके हैं। ये हमारा अक्सर होता है जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट अकर होता है। अगर हमारी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि पर्सन कन्वर्जन के सिम्टम्स को रिपोर्ट कर सकता है। जनरली यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक सोल्जर है, वो वॉर के बाद लौटा है और उसको सडनली क्या है ऐसा फील होता है कि वो अपने लेग्स मूव नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी टू मूव द लेग्स। तो यहाँ पर कौन सा डिसऑर्डर हुआ? कन्वर्जन। तो जहाँ भी हमारी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट की बात हो रही है और उसके बाद पर्सन अपनी किसी बॉडी एबिलिटी को लूज़ कर रहा है या फिर फील कर रहा है कि उसने लूज़ कर दिया, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की। ये भी ट्रीट हो सकती है सीबीटी से और दी माइंडफुलनेस से। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हमारा वो होता है जहाँ पर पर्सन किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली ब्लॉट आउट कर देता है, उसको कवर कर देता है, उसको दबा देता है। उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉटिंग आउट द पेनफुल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर डिसोसिएटिव में पर्सन को क्या होता है? फीलिंग ऑफ अनरियलिटी होती है, वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, स्ट्रेंजेंट होता है, डीपर्सनलाइजेशन होता है, लॉस्ट और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, कि जो रियलिटी है वो उससे कम्प्लीटली दूर है। यहाँ पर उसका रियलिटी से कनेक्टेड फील नहीं होता। बट ये स्किज़ोफ्रेनिया से अलग है, स्किज़ोफ्रेनिया से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है डिसोसिएटिव का वो ये है कि पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल इवेंट हुआ है और वो उस पेनफुल इवेंट को वापस रिकॉल नहीं करना चाहता, तो उसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स होने लगते हैं। ट्रीटमेंट इसकी रहती है सीबीटी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड दी माइंडफुलनेस। उसके बाद आता है डिसोसिएटिव एमनीशिया। एमनीशिया जो होता है वो रेफर करता है मेमोरी लॉस को। यहाँ पर जो पर्सन होते हैं किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, स्ट्रेसफुल मेमोरी की वजह से रिपोर्ट करते हैं सेलेक्टिव मेमोरी लॉस, जिसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। इनकी जो अदर मेमोरी होती है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट होती है, वो कम्प्लीटली सही होती है, बट जो एक स्ट्रेस से रिलेटेड मेमोरी है उससे रिलेटेड जो भी उनके मेमोरी हैं, जो भी उससे रिलेटेड एपिसोड्स हैं, उसको कम्प्लीटली वो लूज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो फ्यूज होता है, यहाँ पर फ्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं पर्सन। फ्यूज का मतलब होता है कि पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि वो एक दिन क्या करता है, अचानक से अपनी जो उसकी प्रेजेंट दुनिया है उसको छोड़ के कहीं नई जगह पर जाने लगता है और अपनी नई आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है, और सडनली उसका एक दिन क्या होता है, वेकअप स्टेट आती है। एक दिन सडनली उसकी वेकअप स्टेट आती है और वो बैक टू नॉर्मल होता है। तो डिसोसिएटिव एमनीशिया का मतलब है कि जहाँ पर मेमोरी लॉस होता है, जो मेमोरी लॉस है वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है सिर्फ जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं उन एपिसोड्स का। यहाँ पर पर्सन फ्यूज एक्सपीरियंस करता है। फ्यूज में पर्सन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करता है, जो उसकी प्रेजेंट दुनिया है, जो उसका प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, उसको छोड़कर वो किसी नई जगह पर जाकर अपनी नई आइडेंटिटी को डेवलप कर लेता है एंड सडनली एक दिन उस चीज़ से जागता है एंड बैक टू नॉर्मल आ जाता है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स रहती हैं वो रहती हैं सीबीटी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड दी माइंडफुलनेस। उसके बाद आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटीज़ पर्सन की होती है, स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है यहाँ पर, जिसके बारे में पर्सन या तो अवेयर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन अपना एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपनी दूसरी पर्सनालिटी शो करता है दूसरे लोगों के सामने, बट
कभी कभी क्या होता है, वो अवेयर नहीं होता कि उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं। ये भी अगेन क्यों होता है, अगर कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुआ है, बचपन में कुछ अब्यूज़ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हुआ है, तो उससे खुद को बचाने के लिए पर्सन मल्टीपल पर्सनालिटीज़ शेप कर लेता है। लास्ट जो है इस कैटेगरी में वो है डीपर्सनलाइजेशन और दी डी रियलाइजेशन। यहाँ पर क्या होती है, इंसान की एक ड्रीम लाइक स्टेट होती है जहाँ पर उसे ये लगता है कि वो उसका जो वो खुद है, सेल्फ है, और जो रियलिटी है उसके बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन है। वो कनेक्टेड फील नहीं होता, उन दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है। यहाँ पर सेल्फ परसेप्शन को लेके चेंज हो जाता है, वो खुद को किस तरीके से परसीव करता है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और जो पर्सन की सेंस ऑफ सेल्फ है, जो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाती है या फिर वो उसको लूज कर देता है। उसे हम कहते हैं डी पर्सनलाइजेशन और दी डी रियलाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे आते हैं मूड डिसऑर्डर्स में। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो है वो आते हैं हमारे मूड डिसऑर्डर्स में। ये क्या है, जहाँ पर इंसान का लंबे टाइम तक लो मूड रहता है, उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं चेंज इन बॉडी वेट हो जाता है, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो ओवर स्लीपिंग या फिर अंडर स्लीपिंग। टायर्डनेस, जो इंसान है वो हमेशा थका हुआ फील करता है। इसी रीज़न की वजह से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, सही तरीके से सोच नहीं पाता। एजिटेशन फील होती है, बॉडी में भारीपन। ग्रेटली स्लोड बिहेवियर होता है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स, कि जो पर्सन का रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेसिव गिल्ट होता है। गिल्ट क्यों हो जाता है, कि वो कोई काम ही नहीं कर पाता। इस रीज़न की वजह से पर्सन को हर चीज़ का गिल्ट रहता है और उसे धीरे धीरे यूजलेस फील होने शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट जो यहाँ पर रहती है वो रहती है कॉग्निटिव थेरेपी, सीबीटी, एग्जिस्टेंशियल सुदर्शन क्रिया योगा, माइंडफुलनेस एंड दी विपासना योगा। उसके बाद इसी में जो अगला है वो है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, दोनों एपिसोड्स रहते हैं, मेनियक के भी एंड डिप्रेशन के भी। मेनियक क्या होता है, हाई मूड, और डिप्रेशन क्या होता है, लो मूड। तो यहाँ पर क्या है, पर्सन के हफ्तों तक, महीनों तक क्या है, मेनियक एपिसोड्स रह सकते हैं या फिर डिप्रेस्ड मूड भी रह सकते हैं। अब बाइपोलर के लिए हम लोग मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। इसी में क्या है, अगर मूड डिसऑर्डर्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस एक क्या हो जाता है, सुसाइड। सुसाइड इसका एक कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। सुसाइड क्या है, जहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहा एंड लाइफ को एंड करना इज द लास्ट सोल्यूशन, कि लाइफ को ख़त्म कर देना उसका एक आखिरी सोल्यूशन है, उसे हम लोग कहते हैं सुसाइड। अब जो सुसाइड होती है उसका इंडिविजुअल से ज़्यादा जो सोसाइटी है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जिस सोसाइटी का वो पार्ट होता है उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सुसाइड को सही तरीके से डील करें, सुसाइड को सही तरीके से हम लोग पहले से आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हम लोग सुसाइड को डील कर पाएँ। और इसीलिए क्या है, आजकल ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग बच्चों के सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ करते हैं। बच्चे के सेल्फ एस्टीम को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि जो क्या है वो लोग सिचुएशन के साथ डील कर पाएँ और सुसाइड से बच पाएँ। तो मूड डिसऑर्डर्स का जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस होता है वो रहता है सुसाइड। नेक्स्ट डिसऑर्डर आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स पर्सन शो करता है और वो क्या है, हमारे कंप्लीट स्किज़ोफ्रेनिया को बनाता है। यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के क्या है, हमारे 3 सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दी साइकोमोटर। पॉजिटिव क्या होता है, बिजार एडिशन होती है पर्सन के बिहेवियर में। जो पर्सन का बिहेवियर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एडिशन हो जाती है। इसके अंदर हमारा आता है डिल्यूशन आता है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आती है, स्पीच आती है, हेल्यूसिनेशन एंड द इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। डिल्यूशन भी हमारे आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिल्यूशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में ये एक हमारा फॉल्स बिलीफ होता है जो एक इनएडुकेट ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड होता है।
इसके अंदर हमारा कोई भी रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होता और रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिल्यूजन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन। ये सबसे कॉमन होता है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके अगेंस्ट कोई प्लॉट कर रहा है, उनके खिलाफ कुछ प्लॉटिंग हो रही है, उनका कोई पीछा कर रहा है। ये सब आ जाता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन में। उसके बाद आ जाता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। वहाँ पर वो लोग स्पेशल मीनिंग अटैच कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के साथ, उसे कहते हैं रेफरेंस। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर में पर्सन को लगता है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड पावर है। एंड लास्टली डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में उनको लगता है कि उनकी थॉट्स को, उनके इमोशंस को, उनके बिहेवियर्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। यहाँ पर हमारे फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारी थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मडल्ड हो जाती है, इलॉजिकल हो जाती है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस होते हैं और डीरेलमेंट होती है। डीरेलमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन मुद्दे की बात कर रहा है उससे बार बार हटता रहता है, उसे हम कहते हैं डीरेलमेंट। इसी के साथ साथ जो पर्सन होता है वो अपने नए वर्ड्स बनाता रहता है, नए फ्रेजेस बनाता रहता है, जिसे हम कहते हैं नियोलॉगिज्म्स। या फिर इसके अलावा यहाँ पर पर्सन इनएप्रोप्रिएट तरीके से रिपीट करता है सेम वर्ड्स को, सेम थॉट्स को, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सिवेरेशन। तो यहाँ पर भी हमारे आगे डिफरेंट सब टाइप्स हैं। उसके बाद आता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशंस जो होता है वो हमारा वो परसेप्शन है जो विदाउट स्टिमुलाई अकर होता है। हेल्यूसिनेशन हमारा वो परसेप्शन है जो विदाउट स्टिमुलाई अकर होता है। यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑडिटरी। ऑडिटरी में पर्सन को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन होती है। उसके बाद टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि हमारी स्किन के ऊपर टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हम लोगों को फील होती है। एक होता है सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, जहाँ पर पर्सन को ये लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ क्रॉल कर रहा है स्टमक के अंदर। उसके बाद होता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन में वो होता है कि जो हमारे कलर्स होते हैं या फिर जो हमारे विजन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेग हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। एक होता है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, जहाँ पर हमारा टेस्ट बिगड़ जाता है। जो हमारा टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रेंज टेस्ट करता है। लास्टली होता है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, जहाँ पर पर्सन को पॉइजन या फिर स्मोक की स्मेल आती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में याद रखना है या तो वो फर्स्ट पर्सन होती है या फिर थर्ड पर्सन। उसके बाद आ जाता है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, जहां पर इमोशंस इस तरीके से शो होते हैं जो सूटेड नहीं होते टू दी सिचुएशन। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव होता है डेफिसिट। डेफिसिट फ्रॉम द बिहेवियर, यहां पर क्या है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, ब्लंटेड एंड फ्लैट अफेक्ट है, लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड दी सोशल विड्रॉल। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में क्या हो जाता है, एलोगिया हो जाता है, कि जहाँ पर हमारी रिडक्शन हो जाती है स्पीच में या फिर स्पीच कंटेंट में। ब्लंटेड अफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर हमारे इमोशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। फ्लैट अफेक्ट में नो इमोशंस। एवोल्यूशन में क्या होता है कि अपैथी आ जाती है, इसमें अपैथी आ जाती है, नो इमोशंस एट ऑल, उसे हम लोग कहते हैं अपैथी। उसके बाद आ जाता है साइकोमोटर। ये कंसर्न होता है हमारी बॉडी से। यहाँ पर पर्सन बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके की पोस्चर ले लेता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और जो नॉर्मल लोग नहीं होल्ड कर पाते लंबे टाइम तक। ये क्या होता है, कैटाटोनिया होता है, कि ऐसे ऑड जेस्चर्स जो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए पेनफुल हो जाते हैं। कैटाटोनिया स्टपर होता है, जहाँ पर पर्सन बहुत लंबे टाइम तक मोशनलेस रहता है और लंबे टाइम तक साइलेंट रहता है। कैटाटोनिक रिजिडिटी होती है, जहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा अपराइट पोस्चर मेंटेन करके रखता है, कि एकदम सीधा खड़ा है लंबे टाइम तक। और उसके बाद कैटाटोनिक पोस्चरिंग होती है, जहाँ पर एक ऑकवर्ड या फिर बिजार पोजिशंस होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा रहता है स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद आ जाता है ADHD। ADHD रेफर करता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये किन में होता है, बच्चों में।
जनरली एडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते ये ठीक हो जाता है, नहीं होता तो हम लोग इसके लिए मेडिसिन देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा लंबे टाइम तक अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी उसका अटेंशन लूज होता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता, इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज करता है, ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर उसे पीरियड के बीच में अपना लंच बॉक्स खाना है तो वो उसको खाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। माइनर मिसहैप्स होते हैं कि इधर उधर चलते हुए बच्चा टकराता रहता है। फिजिट, स्क्वीम, क्लाइंब, रन अराउंड एमलेसली। जो टीचर्स हैं इनके, वो इनको एक्सप्लेन करते हैं ऑलवेज ड्रिवन बाय मोटर्स, कि ये हमेशा बच्चे चलते रहते हैं, इनके लिए शांति से बैठना मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट यहाँ पर रहती है बिहेवियर थेरेपी एंड दी टोकन इकोनॉमी। तो हाइपर एक्टिविटी में दो चीजें समझनी जरूरी हैं, एक हो जाता है इम्पल्सिव एंड एक हो जाता है हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिव की इमीडिएटली हर काम करना है, एंड हाइपर एक्टिव जहां पर बच्चा रिलैक्स नहीं कर पाता। उसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये कैरेक्टराइज्ड होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी मूवमेंट्स के साथ, कि जहां पर बच्चा खुद को ही अजीब तरीके से हार्म करता रहता है। यहाँ पर बच्चे की इम्पेयरमेंट्स होती है सोशल इंटरेक्शन में और कम्युनिकेशन स्किल्स में। लैंग्वेज सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चा डेवलप नहीं कर पाता क्लियर तरीके से। सोशल इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट होती है, सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जो सोशल क्यूज़ होते हैं उनको बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स होता है बिहेवियर का, इंटरेस्ट का एंड दी एक्टिविटीज़ का। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है फॉर रूटीन, जो इनका सेम पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं। सोशल बिहेवियर को इनिशिएट नहीं कर पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते। अनरिस्पॉन्सिव होते हैं दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को। अनरिस्पॉन्सिव होते हैं बट ये अपैथी नहीं होती है, इसको अपैथी से कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर क्या है, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इनके अंदर इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अनेबल टू शेयर एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते, अपने खुद के इमोशंस भी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनेबिलिटी होती है टू डेवलप लैंग्वेज, इसी की वजह से क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। रिपीटेड और डेविएंट स्पीच पैटर्न्स होते हैं, बहुत अलग सा इनका स्पीच पैटर्न होता है। सेल्फ हार्म भी ये लोग कर लेते हैं, जैसे कि दीवार में अपना सर मारना, ये इसी का एक सिम्टम होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट रहती है, पॉसिबल ट्रीटमेंट, वो रहती है सोशल स्किल ट्रेनिंग थ्रू बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद आ जाता है ओडीडी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एज इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबरनेस होती है। ये जो बच्चे या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, डिफाइंट होते हैं, डिसोबीडियंट होते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करते हैं। ये जो होते हैं कभी भी ऑर्डर्स को नहीं ले पाते, अगर इनको हम लोग कोई ऑर्डर देंगे तो ये उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमेशा ये लोग अपने गुस्से को एक्सप्लेन करते हैं एज अ रिएक्शन टू दी सिचुएशन, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। हमेशा ये लोग ये शो करते हैं कि गलती सामने वाले की थी, हमने तो सिर्फ उसका रिस्पॉन्स किया है, सामने वाले ने स्टार्ट किया था। इसी रीज़न की वजह से क्या है, इनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है और लोगों के साथ सही तरीके से डील नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट जो यहाँ पर पॉसिबल ट्रीटमेंट रहती हैं वो रहती हैं बिहेवियर थेरेपी, टोकन इकोनॉमी एंड दी मॉडलिंग। उसके बाद जो सेकंड है वो आता है कंडक्ट एंड दी एंटी सोशल। ये जो है इनके एज इनएप्रोप्रिएट एक्शंस रहते हैं और इनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि ये सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो हमेशा अपोज करता है सोशल नॉर्म्स को। फैमिली एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसको मीट नहीं करते, दूसरों की पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स को हार्म पहुंचाते हैं। अग्रेशन होता है इनका टूवर्ड्स अदर्स और दी एनिमल्स। जब ये किसी इंडिविजुअल के टूवर्ड्स अग्रेशन नहीं दिखा पाते तो ये एनिमल्स के टूवर्ड्स अग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं। मेजर डिसीटफुलनेस होता है इनका, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, चोरी करना एंड सीरियस रूल वायलेशंस। ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी शो करते हैं। जो अग्रेशन होता है वो अलग अलग टाइप का हो जाता है, वर्बल अग्रेशन, फिजिकल अग्रेशन, हॉस्टाइल अग्रेशन एंड दी प्रोएक्टिव अग्रेशन। वर्बल अग्रेशन होता है दूसरों का नाम बिगाड़ना, गालियाँ देना,
फिजिकल अग्रेशन में हो जाता है किसी को हिट करना, लड़ाई करना, हॉस्टाइल हो जाता है किसी को इंजरी पहुंचाना, और प्रोएक्टिव हो जाता है किसी को उकसाना, किसी को बुली करना। ट्रीटमेंट यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी पॉसिबल ट्रीटमेंट रहती है एंड दी मॉडलिंग। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फीडिंग एंड दी ईटिंग डिसऑर्डर्स। सबसे पहले इसके अंदर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहाँ पर जो इंसान है उसका एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बन जाता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। इस रीज़न की वजह से वो खाना बंद कर देते हैं, रिफ्यूज़ टू ईट, और वो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं एंड खुद को स्टार्व करते हैं टू दी डेथ। उसके बाद बुलीमिया नर्वोसा होता है। यहाँ पर जो पर्सन है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को इनटेक करते हैं और फिर अपनी बॉडी से वो ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। एनोरेक्सिया में जो होता है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। ये जनरली गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट कभी हुआ है, हाई स्कूल वगैरह में किसी ने बुली किया है वेट को लेकर, तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। बुलीमिया जो है, यहाँ पर पर्सन पहले बिंज ईटिंग करता है। बिंज ईटिंग के बाद उनको क्या लगता है कि उनको शर्म आती है, और उस शर्म की वजह से वो अपनी बॉडी से वो खाना ज़बरदस्ती वॉमिट आउट करते हैं। एक होता है बिंज ईटिंग, ये फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग के। ये हमारा अकर होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ये जो तीनों हैं ये हमारे ट्रीट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द CBT। इनके अलावा जो लास्ट डिसऑर्डर हमारा एक रहता है वो है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमारा क्या आ जाता है, एडिक्शन। एडिक्शन में पर्सन बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो उसको उस चीज़ का कंज्यूम करने का, ड्रिंक हो सकती है, ड्रग हो सकता है, उसको कंज्यूम करने से उसको प्लेजर मिलता है और उस प्लेजर को कंटिन्यू करने के लिए वो एडिक्ट हो जाता है। ये जो हमारा है ये हमारा जनरली होता है अल्कोहल, हेरोइन से एंड कोकेन से। जनरली अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली अब्यूज्ड है वो है हमारा अल्कोहल। इसके अलावा हमारा एक और रह जाता है दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द IQ, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड दी प्रोफाउंड। प्रोफाउंड सबसे कम होता है और सबसे यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है वो माइल्ड होता है, कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपनी बेसिक लाइफ स्किल्स।